फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। और भगवान से मैं ऐसी मनोकामना भी करता हूं कि आपने जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप घर बार छोड़ के अगर बाहर अध्ययन कर रहे हैं, अपने गांव से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं, गांव में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, घर पे रहकर अध्ययन कर रहे हैं, तो भगवान 2026 के अंतर्गत आपको वो खुशी जरूर प्राप्त करे मेरे भाइयों। चलिए, तो अपन की जो थ्योरेटिकल बैच चल रहा था जीरो टू हीरो भाई साहब राजस्थान भूगोल के लिए, उसके अंतर्गत क्रमानुसार अपन पढ़ते पढ़ते जलवायु टॉपिक पर आ गए और क्रमानुसार जो अपनी क्लास होने के लिए जा रही है वो 34-34वें नंबर की क्लास होने के लिए जा रही है। कल जलवायु के बारे में मैंने थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपके साथ साझा की थी कि जलवायु किसे कहते हैं, राजस्थान की जलवायु किस टाइप की जलवायु है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। बस यहां तक अपनी बात हुई थी जलवायु के अंतर्गत। आज अपन इसके अलावा उस पे किस पे चीज पे अध्ययन करने वाले हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, सबसे पहले अपन बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद मेरे विद्यार्थियों पे सभी पे बना रहे, मेरे ऊपर तो है ही लेकिन मेरे विद्यार्थियों पर भी बना रहे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। और तीसरी एक बात मेरे भाइयों, जैसा कि पॉजिटिव थॉट के साथ अपन डेली क्लास को शुरू करते हैं, आज भी उसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपन क्लास को शुरू करेंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसमें कोई शक और गिलवा नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि जो भी आपकी बुराइयां करते हैं, जैसी जब तक वो बुराइयां आपकी करते रहेंगे जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, और जैसे ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो समाज के वही लोग जो आपकी सबसे ज्यादा बुराइयां करते थे वही आगे आके सबसे पहले कहेंगे कि हमें तो इस व्यक्ति पर पहले से ही भरोसा था, हमें तो इस छात्र पर पहले से ही भरोसा था कि ये कुछ करके दिखाएगा। और वही व्यक्ति जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए निंदा से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सफल होकर निंदा को जवाब देने की जरूरत है, जिससे उन लोगों की सोच को बदला जा सके जो सामाजिक स्तर पर दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यह मोटिवेशन यही सिखाता है बेटा, निंदा से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार बने रहो। आपको हमेशा भगवान जो भी करेगा वो आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। चलिए, और यहां अगली बात यह कि राजस्थान का जो क्लाइमेट आप पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत कल सामान्य जानकारी अपन देख चुके थे। आज अपनी बात किस पे होनी है, तो राजस्थान की जलवायु का एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले मैं भूमिका तैयार कर देता हूं आपके लिए। राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण चलेगा, इसके बाद में पढ़ाऊंगा राजस्थान की जलवायु का ऋतु के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु रहेंगी। ओके सर। फिर पढ़ाऊंगा राजस्थान की जलवायु के व्यक्तिगत वर्गीकरण, जिसमें कोपेन का रहेगा, ट्रीवार्ता का रहेगा, थानथ्वेट का रहेगा। उसके बाद अपन स्पेशल लेंगे राजस्थान की समवर्षा रेखा। ओके सर। और उसके बाद लेंगे राजस्थान की समवायुदाब रेखाएं, जब जाके टॉपिक कंप्लीट होगा। तो एक बार और सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे भाइयों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, अब अच्छे से समझेंगे राजस्थान की जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है। जी सर, ये सबसे पहली तो बात भाई साहब किस चीज को आधार मानकर दिया गया है, तो भाई साहब ध्यान रखना, ये सामान्य जलवायु वर्गीकरण भाई साहब आपके तापमान और किसको आधार मानकर दिया गया है, वर्षा। कभी भी पूछा जाए कि राजस्थान की जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है वो किस चीज को आधार मानकर दिया गया है, तो ध्यान रखना तापमान और वर्षा। और इसमें कितने टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बेटा कितने टाइप इसमें देखने को मिलते हैं, 5। इसका मतलब सामान्य जलवायु वर्गीकरण में 5 टाइप मिलेंगे। बाकी मेरे भाइयों ऋतु के आधार पर वर्गीकरण आएगा, उसमें 4 टाइप मिलेंगे। कोपेन के में भी 4 मिलेंगे, ट्रीवार्ता के में भी 4 मिलेंगे और थानथ्वेट के में भी 4 मिलेंगे। इसका मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए राजस्थान का जलवायु जो वर्गीकरण है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 4 नहीं छोड़ना है, बशर्ते बस एक बात ध्यान रखना, अगर सामान्य जलवायु वर्गीकरण पूछा गया है तो फिर आंसर कितना रहेगा, 5। इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर क्या करना है, 4। अब यह तापमान और वर्षा जो आधार माने गए, इसके साथ साथ एक बात मेरे कहने से यह भी आप ध्यान रखेंगे, कल को स्पेशल ही पूछ ले मेरे भाइयों कि जलवायु का निर्धारण करने का सबसे प्रमुख आधार किसको माना गया है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे कि जलवायु निर्धारण का बेटा आपके जलवायु निर्धारण का प्रमुख आधार, जलवायु निर्धारण का प्रमुख आधार मेरे भाइयों एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, तापमान को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाइयों, तापमान को माना जाता है। तो जलवायु निर्धारण का जो मुख्य आधार माना जाता है वो किसको माना जाता है, तापमान को। जैसे कल को ये कह दे कि जलवायु निर्धारण का मुख्य आधार क्या है, एक ऑप्शन में तापमान हो, एक में वर्षा हो, एक में वनस्पति हो, एक में आर्द्रता हो, तो बेटा अगर इनमें से भी हमको चुनना है तो वो हमेशा ध्यान रखना जलवायु निर्धारण का मुख्य आधार होता है क्या,
तापमान। ओके सर। अब यहां अपन ने आधार जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें आधार जो लिया है बेटा वो लिया है आपका तापमान और वर्षा, और कितने टाइप लिए हैं? 5। अब ये 5 टाइप आपके कौन कौन से रहेंगे सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत, वो भी आप यहां पे देखेंगे। जी गुरुजी। तो सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत जो ये आपके 5 टाइप रहने के लिए आ रहे हैं इस जगह पे, उनमें भाई साहब सबसे पहली बात तो ये, एक तो ये आपका टाइप रहने वाला है, ठीक है सर, एक ये रहने वाला है, यहां पे एक बेटा ये रहेगा आपका, ओके गुरुजी, और एक मेरे भाइयों ये रहेगा। इस प्रकार से ये 5 टाइप रहेंगे सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत। हर बच्चा जो भी देख रहा है उसे पता है कि इधर से इधर जाने पर लगातार वर्षा बढ़ती है, लगातार वर्षा बढ़ती है। तो ये क्लाइमेट के आधार पे यहां आपके जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। जैसे यहां पे सबसे कम वर्षा होगी तो ये रहेगा शुष्क जलवायु प्रदेश, इससे ज्यादा होगी तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इससे ज्यादा होगी तो उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसको बोलेंगे आर्द्र और इसको बोलेंगे अति आर्द्र। ओके सर, डन। चलिए तो भाई साहब ये जो फर्स्ट आपका रहेगा इसको बोला गया है मेरे भाइयों शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, और इससे अगले वाले को आप कहेंगे क्या? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ओके सर, ये रहेगा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है सर। और अगला वाला जो आएगा बेटा इसे कहेंगे आप उपाद्र जलवायु प्रदेश। ओके सर। और इस वाले को आप कहेंगे बेटा आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या कहेंगे? आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है सर। और लास्ट वाले को कहेंगे मेरे भाइयों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए कि राजस्थान की जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है वो तापमान और वर्षा पे आधारित है, और उसमें जो टाइप बताए गए बेटा वो कितने बताए गए? 5, जिनमें एक का नाम रहेगा शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ठीक है सर। तो ये जो अपने पास 5 टाइप थे मेरे भाइयों सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत, वो आपके 5 टाइप ये रहेंगे। पहली बात तो ये। अब इसमें पूछने वाली बात क्या होती है एग्जामिनर के द्वारा बेटा? एक तो वो पूछता है कि इसमें वर्षा का एवरेज क्या रहने वाला है, ठीक है सर। इसमें प्रतिनिधि जिला किसको चुना गया है, जिसके आधार पर उस जलवायु प्रदेश की कंडीशन तय की गई है, उसको कहेंगे प्रतिनिधि जिला। ओके सर। और तीसरी बात इसमें पूछेगा कि वनस्पति किस टाइप की पाई जाती है। और चौथी बात जो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बेटा यहीं से बनता है कि आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आने वाले जिलों का सही समूह क्या है। तो मैं भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ा रहा बेटा, अब मैं राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं कि शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से रखे गए, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से रखे गए, उपाद्र में किसको रखा गया है, आर्द्र में किसको रखा गया है और अति आर्द्र में किसको रखा गया है। तो बहुत अच्छे से समझे मेरे भाइयों। देखो भाई नरेंद्र जी कह रहे हैं कि इसके बाद सर खनिज। देखो क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, मैं बता देता हूं आपको ज्योग्राफी पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा। अभी अपन जलवायु पढ़ रहे हैं, जलवायु के बाद वनस्पति पढ़ेंगे, फिर जैव विविधता पढ़ेंगे मेरे भाइयों, फिर आर्थिक भूगोल आपका शुरू होगा जिसमें आपके खनिज, उद्योग, ये सारी चीजें बेटा आएंगी, है ना। हाँ, पढ़ने का तरीका भी एक होता है, मैं उसी सीक्वेंस में आपको आगे लेते हुए चल रहा हूं। तो यहाँ पे आपके 5 टाइप हो गए राजस्थान की जलवायु के सामान्य वर्गीकरण में, ये आपके 5 टाइप। अब इसे और आगे की तरफ लेके आते हैं और यहां से कुछ चीजें और इसमें से सीखते आइए। और भाई साहब यहां से बहुत अच्छे तरीके से सीखना चीजों को, जिससे आगे चल के अपन को फिर इजी रहे ये चीजें। जी गुरु जी। तो यहां पे अपन ने कितने टाइप बनाए थे बेटा? 5 टाइप बनाए हैं। इसे शुष्क कहा है, इसे अर्धशुष्क कहा है, इसे उपाद्र कहा है, और इसे मेरे भाइयों आर्द्र, और इसको कहा है अति आर्द्र। अब सबसे पहले भाई साहब जो आपका ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, कौन सा बेटा? शुष्क जलवायु प्रदेश। ओके सर। सेकंड वाले को आपने कहा है मेरे भाइयों अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ओके सर, ये आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरे वाले को बेटा आपने कहा है उपाद्र जलवायु प्रदेश। कौन सा बेटा? उपाद्र जलवायु प्रदेश। और चौथे वाले को आपने बोला है बेटा आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या बोला है बेटा? आर्द्र जलवायु प्रदेश। और लास्ट वाले को बेटा आपने कहा है क्या? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज आपको समझनी है बेटा अच्छे तरीके से। अब आपसे पूछा जाए कि इस जलवायु प्रदेश में वर्षा का एवरेज क्या रहेगा, तो मैंने कहा था इधर से इधर लगातार वर्षा बढ़ती है, बिल्कुल राइट सर। तो इसमें जो वर्षा का एवरेज है वो ध्यान रखना बेटा 0 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है सर। इसमें क्या रहेगा तो 20-20 के अंतराल में बढ़ने दो आप 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है सर। फिर 20 के अंतराल में बढ़ने दो 40 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है सर। इसमें जो रहेगा बेटा वो 60 से 80 सेंटीमीटर, ओके सर।
और इसमें जो रहेगा बेटा वो रहेगा 80 से 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन आपके पांचों जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो वर्षा का एवरेज है वो क्या क्या रहेगा, तो 20-20 के अनुपात में आपको आगे बढ़ना है। बस लास्ट वाले में ध्यान रहे 40 के साथ आगे बढ़ना है। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120। ओके सर। फिर आपसे यह पूछा जाए कि इसमें वनस्पति कौन सी रहेगी मेरे भाइयों। जी गुरुजी, जब वेजिटेशन की बात की जाए तो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ध्यान रखना बेटा, इधर जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहते हैं जीरोफाइट्स। कौन सा वेजिटेशन रहेगा इसमें, तो इसमें रहेगी बेटा जीरोफाइट्स वनस्पति। ओके सर। और जो ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है इसमें कौन सी वनस्पति रहेगी, तो बेटा इसमें भी ध्यान रखना, इसमें जो वनस्पति का टाइप रहेगा वो रहेगा स्टेपी वनस्पति। कौन सी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति। इसके अंतर्गत कौन सी वनस्पति रहेगी, तो बेटा यहां पे ध्यान रखना पर्वतीय वनस्पति। कौन सी बेटा, पर्वतीय वनस्पति। और यहां पे जो वनस्पति रहेगी मेरे भाइयों इसे आप कहेंगे पर्णपाती। ओके सर। या मेरे भाइयों पतझड़, और या फिर इसमें रहेगी आपकी मानसूनी वनस्पति। इसका मतलब ये वह वनस्पति है मेरे भाइयों जो मानसून के आने से पहले अपने पत्ते गिरा देती है। ओके सर। और इस वाले के अंतर्गत जो रहेगी 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में बेटा उस वनस्पति को आप कहेंगे कौन सी वनस्पति, सवाना वनस्पति। कौन सी वनस्पति कहेंगे बेटा, सवाना वनस्पति। तो हर एक जलवायु प्रदेश को अपन ने नाम दे दिया। उस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत वर्षा का एवरेज देख लिया कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120। ठीक है सर। इसके अलावा अपन ने वेजिटेशन देख लिया। पहले बारे में जीरोफाइट्स रहेगी, दूसरे में स्टेपी रहेगी, तीसरे में जो अरावली बेल्ट वाला एरिया है लगभग वहां पे आपकी पर्वतमाला है तो वो पर्वतीय वनस्पति रहेगी। मैदानी भाग में अपन ने जो वेजिटेशन देखा है वो देखा है कि मानसून के आने से पहले पत्ते गिरा देती है, तो उस वेजिटेशन को आप कहेंगे पर्णपाती, पतझड़ या मानसूनी वनस्पति। और जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग वाला एरिया है उधर की तरफ आपका जो वेजिटेशन पाया जाता है उसे बोला गया है सवाना वनस्पति। ओके। तो मेरे भाइयों यहां तक आपको मेरे हिसाब से बात है इजी गोइंग याद हो जानी चाहिए। अब बात आती है प्रतिनिधि जिला किसको चुना गया है। तो जैसे शुष्क जलवायु प्रदेश है यहां पे प्रतिनिधि जिला कौन सा रहने वाला है, यहां कौन सा रहेगा, इसमें कौन सा रहेगा, इसके अंतर्गत कौन सा है और इसमें कौन सा है। अब हर एक आपके जलवायु प्रदेश में प्रतिनिधि जिला कौन सा रहने वाला है तो यह भी आप ध्यान रखेंगे बेटा। हर एक जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जब आपको यह पूछा जाए कि प्रतिनिधि जिला कौन सा रहने वाला है तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, यहां पे जब प्रतिनिधि जिले की बात आती है तो ये जो आपका शुष्क जलवायु प्रदेश है इसमें जो प्रतिनिधि जिला चुना गया है बेटा वो रहेगा आपका कौन, जैसलमेर। ठीक है सर। दूसरे वाले में जो प्रतिनिधि जिला है आपका वो कौन रहेगा, जोधपुर रहेगा। तीसरे वाले में जो प्रतिनिधि जिला चुना गया है वो जयपुर चुना गया है। इसका मतलब शुरुआत के 3 जलवायु प्रदेशों में आपके अगर प्रतिनिधि जिले चुने गए हैं तो वो जिले चुने गए हैं बेटा जो जा से स्टार्ट होते हैं। पहले में जैसलमेर, दूसरे में जोधपुर और तीसरे में जयपुर, ये ध्यान रखेंगे। फिर चौथे के अंतर्गत अगर मेरे से आप बात करोगे कि प्रतिनिधि जिला किसको चुना गया है तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर। और लास्ट वाले में अगर प्रतिनिधि जिला किसी को चुना गया है तो वो जिला है मेरे भाइयों आपका कौन सा, झालावाड़। इसका मतलब सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत हर जलवायु प्रदेश में मेरे पास वर्षा का एवरेज है, बिल्कुल सर, मेरे पास वेजिटेशन है, बिल्कुल सर, और मेरे पास प्रतिनिधि जिला है। अगर मेरे पास इस जलवायु प्रदेश में कुछ नहीं है तो भाई साहब वो विस्तार नहीं है, और विस्तार भी मैं 1 मिनट में याद कराने वाला हूं, 1 मिनट में विस्तार याद कराने वाला हूं। जी सर। तो पहले तो मेरे को यह बताएं कि यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। इस जलवायु प्रदेश, सामान्य जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मेरे भाइयों पहले ये मेरे को क्लियर कीजिए कि यहां तक बात आपकी क्लियर है। क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन कि यहां तक वास्तव में आपका क्लियर है ना सब कुछ मामला। जल्दी से मेरे भाइयों मेरे को बताइए एक बार कि यहां तक सब कुछ क्लियर है। और भाई सब सेशन को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाइयों आपके लिए कंपटीशन के हिसाब से। जी सर जी, ओके, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब अपन को सामान्य जलवायु वर्गीकरण जो अपना चल रहा है इसमें अपन ने वर्षा देख ली बेटा, वनस्पति देख ली और प्रतिनिधि जिला देख लिया। अब अपन फिर क्या करने वाले, अंतर्गत कौन कौन से जिले रहेंगे ये देखना अपन को बाकी है। तो बेफिक्र रहिए, 1 मिनट में अपन इसको सेट करते हैं कि कौन कौन से जिले यहां पे आएंगे मेरे भाइयों। चलिए तो वो भी अपन देख लेते हैं। आइए, इन जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत जब बात जिलों की होती है, जब बात अपन किसकी करेंगे बेटा, जिलों की करेंगे कि कौन कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत और कौन कौन से जिले रहेंगे, तो बहुत ईजी है मेरे भाइयों। कैसे सर, आइए मैं बताता हूं। भाई सब यहां पे आपके कुछ जिले अपन इस जगह पे लेने वाले हैं। जी सर, ओके।
कुछ जिले आपके यहां पे रहेंगे, ठीक है सर, ओके। कुछ जिले आपके मैं यहां पे रखने वाला हूं, ठीक है सर, और कुछ जिले आपके इधर और कुछ जिले इधर। अब बेटा कितने कितने जिले आएंगे तो आपको बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत इजी गोइंग काम करने वाला हूं। ये अपने पास वही 5 जलवायु प्रदेश हैं, जी सर बिल्कुल। ये शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ओके। अब इसमें कौन कौन से जिले आपको रखने वो देखिएगा अच्छे तरीके से। जैसे यहां अंतरराष्ट्रीय सीमा से आप शुरुआत कीजिए, तो बताइए बाड़मेर आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बाड़मेर के बाद यहां पे कौन आ जाता है, जैसलमेर। यहां कौन आ जाता है, फलौदी, और यहां पे आ जाता है बीकानेर। इसका मतलब आपको इस जलवायु प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सीमा जहां से समाप्त होती है वहां से शुरू करना है और बाड़मेर से वापस जाके ही खत्म करना है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर। गजब की बात गुरुजी। अब इनकी संख्या कितनी हो गई इधर, तो आप जब जिले देखेंगे तो इनकी संख्या आ रही है, कितने जिले आ रहे हैं, 4, बिल्कुल राइट सर। अब 4 का दुगना इधर आएगा, तो इधर रहेंगे आपके लास्ट वाले में 8, तो 4 का दुगना इधर आएगा 8। 8 कौन कौन से रहेंगे, तो यहां एक जिला रहेगा बूंदी, ओके सर। यहां एक जिला रहेगा कोटा, ये 12 और ये झालावाड़, ओके। तो हाड़ौती पूरा आ गया। दक्षिण राजस्थान से 3 जिले लेंगे, ये बांसवाड़ा, इधर की तरफ डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़, ओके सर। और एक जिला और ऐड करना है जिसका नाम रहेगा सिरोही, क्योंकि वहां भी माउंट आबू के रूप में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो उसे हम अति आर्द्र में ही काउंट करेंगे। तो देखो 4 इधर थे, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर। 4 का दुगना 8 इधर हो गया, 4 हाड़ौती के और 4 आपके दक्षिणी राजस्थान से, जिनमें 3 तो इजी हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, और एक किसको ले लेंगे आप, सिरोही। तो बताइए इधर की तरफ कितने हो गए बेटा, 8। तो 4 यहां पे और 8 यहां पे हो गए, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाले स्टेप में। तो सेकंड वाले स्टेप में ये घग्गर बेसिन पूरा आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ओके सर। फिर इसके बाद ये शेखावाटी आ जाएगा भाई साहब, चूरू, झुंझुनू और सीकर, बिल्कुल राइट सर। चूरू, झुंझुनू और सीकर आ जाएगा। अब नीचे की तरफ जैसे ही उतरेंगे तो देखो घग्गर बेसिन अपन ने ले लिया, शेखावाटी ले लिया, सीकर, चूरू, झुंझुनू। अब बताइए यहीं पे आएगा सेंटर पॉइंट, तो भाई साहब यहां पे क्या करेंगे आप, नागौर और नागौर से अलग हुआ डीडवाना, कुचामन, ये भी ले लेंगे। बात तो आप गुरुजी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तो नागौर और डीडवाना, कुचामन, और फिर लूनी बेसिन का कुछ भाग लेंगे मेरे भाइयों, जिसमें आएगा आपका पाली, जी सर, जिसमें आएगा जोधपुर। यहां बाड़मेर से अलग करेंगे बालोतरा और ये जालौर। इस प्रकार से मेरे भाइयों इसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या हो जाएगी 11। कितनी हो जाएगी बेटा, 11। दोबारा से देखो, ये आपका घग्गर बेसिन, जी सर, ये शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सेंटर वाला पॉइंट नागौर और डीडवाना, कुचामन, और इसके बाद जैसे ही लूनी बेसिन में जाएंगे तो ये आपका पाली, ये जोधपुर, ये बालोतरा और ये जालौर। तो जब इनको गिनेंगे आप तो ये 11 जिले हो गए, 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11। तो बेटा 11 जिले इसके अंतर्गत रहेंगे, जी सर, वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड वाले स्टेप में। इधर थे 4, इधर थे उसका दुगना 8, फिर मैंने कितने ले लिए, 11। और भाई साहब मैं यहां पे भी लिख देता हूं कितने, 11। इसमें भी कितने रहेंगे, 11। वो बाद में बताऊंगा कौन कौन से रहेंगे। अब बताओ मेरे को, 11 और 11 22 हो गए, 22 और 8 30 हो गए, 30 और 4 34 हो गए, बचे कितने हुए भाई साहब आपके, 7। तो बेटा 7 जो रहेंगे वो इसमें रहेंगे। तो इस 7 को याद करना और भी इजी है। आप सीकर तक तो आ ही गए थे। अब देखिए कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और अलवर, बिल्कुल राइट सर। कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और अलवर। अंदर की तरफ जाएंगे तो यह आ गया आपका कौन, जयपुर, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। कौन आ गया, जयपुर। और इधर की तरफ चलेंगे तो अजमेर, अजमेर से अलग हुआ ब्यावर, और यहां पे रखेंगे राजसमंद। तो ये 7 हो गए आपके, ये कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और अलवर। कोटपुतली, बहरोड के बाहर बनने से जयपुर अंदर गया, जयपुर का पड़ोसी अजमेर, और ये ब्यावर अजमेर से जो अलग हुआ है, और एक लास्ट जिला राजसमंद। अब बचे कुछ जो भी जिले वो आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे आप अलवर तक आ गए तो बताइए डीग बच रहा है, भरतपुर बच रहा है, धौलपुर बच रहा है, करौली बच रहा है, सवाई माधोपुर बच रहा है, राइट सर। यहां पे अगर जाएंगे तो ये टोंक बच रहा है, इधर दौसा बच रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी आप, बिल्कुल। फिर इधर की तरफ चलेंगे तो भीलवाड़ा बच रहा है, ये चित्तौड़गढ़ बच रहा है, जी सर। यहां उदयपुर है और यहां सलुम्बर है। इस प्रकार से इसमें 11 ही आ गए। देखो कैसे, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11। बताइए यहां अलवर तक आप आई गए तो डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये यहां तक बूंदी तक आप आई गए तो बूंदी से ऊपर टोंक, और भाई साहब ये कौन, दौसा। अब नीचे की तरफ चलेंगे तो ये भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़, ये उदयपुर और ये सलुम्बर। अभी मैंने जिले लिखे नहीं है बेटा, अभी मैंने सिर्फ आपको एक सांकेतिक रूप में दर्शाए।
कि ये वाले जिले इस जलवायु प्रदेश में रहेंगे। कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत? ध्यान रहे, सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत। आप ये सोचो कि यही जिले आपको इसी प्रकार से कॉपिन में मिल जाएंगे, तो भाई साहब पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचो कि इसी टाइप से ट्रीवार्था में रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। आप सोचो कि इसी प्रकार से थानथोट में रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। जब सबके जिले एक ही जैसे होते या फिर एक ही जलवायु प्रदेश में ये जिले होते, तो फिर ये अलग अलग टाइप क्यों होते भाई साहब? फिर तो एक ही टाइप होता ना, और उसी के नीचे लिख देते कि सबका आपका जितना भी विशेषताएं हैं या विस्तार है वो कॉमन है। भाई साहब सबके अपने अपने विचार हैं जलवायु प्रदेशों के बारे में। अभी अपन सामान्य जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें कितने टाइप पढ़ रहे हैं? 5। लेकिन जब कॉपिन, ट्रीवार्था और थानथोट पढ़ेंगे तो मैं 4 ही टाइप पढ़ेंगे। तो बताइए इसमें जो 5वां टाइप है या 5 टाइप है, तो उसके कुछ जिले औरों में भी तो जाएंगे। तो भाई साहब इस टॉपिक में आपसे प्लीज रिक्वेस्ट यह है कि जब सामान्य जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा है तो वो सामान्य के रूप में याद करना है। जब मैं कॉपिन पढ़ाऊंगा तो वो कॉपिन के रूप में याद करना है। कुछ जिले इधर उधर होंगे, उसमें ध्यान रखना। ट्रीवार्था को ट्रीवार्था के अकॉर्डिंग याद करेंगे, थानथोट को थानथोट के अकॉर्डिंग याद करेंगे। क्लियर है बात? तो भाई साहब यहां अपन के टोटल आपके 41 जिले मैंने मेंशन कर दिए। बिल्कुल कर दिए सर। बताइए अब चलते भाई साहब आगे की ओर। आइए, तो सबसे पहले जो शुष्क जलवायु प्रदेश थे, मैंने कहा यहाँ 4 आएंगे, जिसमें ये वाला जिला जो आप देख रहे हो मेरे भाइयों, ये है आपका बाड़मेर। बिल्कुल। ये वाला जो जिला देख रहे हो सर, ये है आपका जैसलमेर। ओके सर, डन। और ये वाला जो जिला है सर, इसे कहेंगे फलौदी। और ये वाला जो जिला है सर, इसे कहेंगे बीकानेर। ये किस में रहेंगे मेरे भाइयों? शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर मैंने आपसे कहा सर इसके बाद अपन चलेंगे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। ठीक, ये कौन रहेगा अर्धशुष्क में? बताइए। श्रीगंगानगर। ठीक है सर। ये कौन रहेगा बेटा? हनुमानगढ़। और ये कौन सा है? चूरू। और ये कौन है मेरे भाइयों? झुंझुनू। और एक ये जिला जिसको आप कहेंगे सीकर। फिर यहां पे आएंगे तो बेटा ये जिला आ जाता है आपका नागौर। जी गुरुजी। और ये जिला है डीडवाना कुचामन। कौन सा वाला? डीडवाना कुचामन। फिर इधर की तरफ आएंगे तो ये आ गया आपका पाली जी। और ये आ गया जोधपुर। और बेटा ये आ गया आपका बाड़मेर से जो अलग हुआ है बालोतरा। और ये वाला जो जिला है उसे आप कहेंगे जालौर। किसी बच्चे को ये जिले अगर याद नहीं हो रहे हैं तो सीधा सीधा सा एक ही उपाय है मेरे भाइयों, कि उसने शुरुआत की वीडियो नहीं देखी है। अगर कोई भी बच्चा अपनी क्लास में आज नया बना हुआ है तो भाई साहब शुरुआत की क्लासें जरूर देख लीजिएगा। फिर सोचिएगा कि चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। कुछ बच्चे जो रेगुलरिटी के साथ मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे भाइयों, उन्हें पता चल रहा होगा कि चीजें कितनी आसान हैं। और सर जिस प्रकार से समझा रहे हैं उससे तो और भी चीजें आसान होती जा रही हैं। तो इसलिए जो भी नए बच्चे हैं वो डायरेक्ट यहां से तो जुड़ जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन पीछे की क्लासों का एनालिसिस जरूर करें। इसलिए जब जाके ज्योग्राफी आपकी बहुत इजी गोइंग समझ में आने लगेगी। तो मेरे भाइयों यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं शुष्क अर्धशुष्क के बाद उपाद्र जलवायु प्रदेश में। सीकर के बाद यहां पे जो जिला आता है उसे आप कहेंगे कोटपुतली बहरोड। कौन सा? कोटपुतली बहरोड। इसके बाद जो जिला आएगा सर उसे कहेंगे आप खैरथल तिजारा। क्या कहेंगे? खैरथल तिजारा। और इसके बाद जो जिला आएगा इस जलवायु प्रदेश में वो रहेगा अलवर। ठीक है सर। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पे एक जिला रहेगा जिसको आप कहेंगे जयपुर। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे एक जिला रहेगा जिसको आप कहेंगे अजमेर। ठीक है सर। और नीचे की तरफ जाएंगे तो जिला रहेगा ब्यावर। और एक जिला ये जिसको आप कहने वाले राजसमंद। ठीक गुरुजी। तो इसमें आने वाले ये कितने जिले रहेंगे? 7। अब चलते हैं सर 11 वाले को टारगेट करते हैं। तो अलवर के बाद आता है डीग। फिर आ जाता है आपका ये भरतपुर। जी गुरुजी। और फिर आता है मेरे भाइयों धौलपुर। ओके। उसके बाद आता है करौली। उसके बाद आपके पास रहेगा सवाई माधोपुर। और इधर की तरफ आप जब चलोगे तो यहां पे आ जाएगा आपका दौसा। इधर की तरफ चलोगे तो ये टोंक। और इधर की तरफ आओगे तो भीलवाड़ा। ये वाला जो जिला रहेगा आपका वो रहेगा चित्तौड़गढ़। और इधर की तरफ आओगे तो ये उदयपुर। और उदयपुर से जो अलग करोगे वो रहेगा सलुम्बर। तो ऐसे करके आपके भाई साहब आर्द्र, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र जलवायु प्रदेश में 11 रहेंगे। अब बचा हमारे पास क्या बेटा? अति आर्द्र। बिल्कुल राइट सर। इसके अंतर्गत एक तो रहेगा ये बूंदी जिसको आप कहते हो जी गुरुजी। एक रहेगा कोटा। एक रहेगा मेरे भाइयों बारा। और एक रहेगा भाई साहब आपका झालावाड़। यहां पे चलोगे तो इसमें एक आएगा बांसवाड़ा। जी गुरुजी। एक आएगा भाई साहब प्रतापगढ़। और एक रहेगा सर डूंगरपुर। और एक इधर की तरफ रहेगा सिरोही। कौन सा रहेगा बेटा? सिरोही। तो ऐसे करके अब कल को आपसे ये पूछा जाए
कि शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से जिले रहेंगे, अर्ध शुष्क में कौन से रहेंगे, उपाद्र में कौन से रहेंगे, आर्द्र में कौन से रहेंगे और अति आर्द्र में कौन से रहेंगे। अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ये क्वेश्चन अब आपका गलत होना नहीं चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि मैंने बहुत इजी गोइंग रूप में आपके लिए परोसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी आप। तो ये जो पहला जलवायु प्रदेश था इसमें इतने, इसमें 11 और इसके अंतर्गत मेरे भाइयों 7 और इसके अंतर्गत 11 और इस जलवायु प्रदेश में 8। तो ये जो फर्स्ट वाला था इसको तो आप बोल रहे थे क्या बेटा, बताओ, शुष्क जलवायु प्रदेश। जी गुरुजी, तो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत तो ये आपके जिले आएंगे 4। सेकंड वाले को आपने बोला था मेरे भाइयों क्या, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। धन गुरुजी, ये था आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ओके सर। और अगला वाला जो था ये था मेरे भाइयों उपाद्र जलवायु प्रदेश। कौन सा था, उपाद्र जलवायु प्रदेश। अगला वाला जो आपके पास आया था ये था मेरे भाइयों आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा था, आर्द्र जलवायु। और लास्ट वाला जो आया था ये था बेटा आपके पास जिसको आपने कहा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक बार मेरे भाइयों इसे बहुत अच्छे तरीके से वापस से और देख लो, क्योंकि अब सारा जो मैटर आने वाला है वो पूरा की पूरा थ्योरेटिकल मैटर है मेरे भाइयों, बस इसे लिखने वाले हैं अपन। तो एक बार वापस से और देखो मैंने क्या क्या कहा आपसे। सबसे पहली बात तो मैंने यहां पे आपको ये समझाई कि हम जो जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, सामान्य वर्गीकरण, जो किस पे आधारित है, तापमान और वर्षा पे, जिसमें कितने टाइप चलते हैं, 5। जिसमें पहले वाले को बोलेंगे शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ऐसे वर्षा की तरफ इस प्रकार से वर्षा राजस्थान में बढ़ती भी है, उसी आधार पर ये नाम दिए गए। सबसे कम वर्षा वाले एरिया को बोला गया है शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, ठीक है सर। फिर मैंने आगे चल के आपको ये बात बताई कि इन जलवायु प्रदेशों में अगर वर्षा का एवरेज पूछा जाए तो आप कहेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 120। ठीक है सर। फिर मैंने ये भी बताया वर्षा के अलावा कि यहाँ वनस्पति कौन कौन सी रहेगी। पहले वाले में मिलेगी बेटा सबसे फर्स्ट वाले में 0 से 20 या शुष्क जलवायु प्रदेश में जीरोफाइट्स, दूसरे में रहेगी स्टेपी, तीसरे में रहेगी आपकी पर्वतीय, चौथे में रहेगी पर्णपाती, पतझड़ या मानसूनी और लास्ट वाले में रहेगी सवाना। फिर मैंने यह भी बताया कि हर जलवायु प्रदेश का अगर आपसे प्रतिनिधि जिला पूछा जाए तो ध्यान रखना, एक का प्रतिनिधि जिला है क्या, जैसलमेर। ठीक है सर, पहले वाले का। दूसरे का है जोधपुर, तीसरे का है जयपुर। 3 तो शुरू में जा वाले हैं, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। फिर उसके बाद है सवाई माधोपुर और लास्ट वाला है झालावाड़। जी सर, ये प्रतिनिधि जिले हो गए। फिर मैं आगे बढ़ा तो फिर मैंने अब विस्तार भी आपको दे दिया कि आपका जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसमें 4 जिले आएंगे, लास्ट वाले अति आर्द्र में उसके दुगने आएंगे बेटा 8। फिर सेकंड और जो 4 वाला है उसमें कॉमन रहेंगे 11 और बीच वाले में रहेंगे 7। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले में 4 का दुगना उधर 8 और फिर इनके सहारे वाले जो दोनों हैं उनमें 11 और बीच वाले में रहेंगे कितने, 7। बोलो डन है मामला, बस डन सर। चलिए जल्दी से बताइए यहां तक बात आपके समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बस एक बार कि हां सर यहां तक हमारी बात समझ में आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, जी बिल्कुल 7, 4, 11, 7, 11, 8, बिल्कुल बेटा ये ध्यान रखना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन। ओके चलो भाई साहब, हाँ 0 टू हीरो बैच चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं हर एक चीज को बिल्कुल 0 से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल तक ले जा रहे हैं अपन। और इसका जीता जागता उदाहरण ज्यादा दिन दूर है नहीं मेरे भाइयों, अगले महीने के अंतर्गत एसआई वाली परीक्षा होने के लिए जा रही है। अपन ने जितना भी कुछ पढ़ा है उसका हुबहू विवरण अपन देखने वाले हैं इस लाइव क्लास के अंतर्गत। मैं ये बोल रहा हूं आपको लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कि जब आपका एसआई का पेपर होगा तो उसमें से अपने जितने भी टॉपिक हो गए उनका अपन मिलान करेंगे मेरे भाइयों के अपन ने इस बैच के अंतर्गत क्या किया और क्या नहीं किया। उस दिन आपको एनालिसिस होगा कि वास्तव में हमारे लिए गौरव सर ने लक्ष्य परिवार के साथ रहकर कितना कुछ दिया है। तो भाई साहब ज्यादा दिन दूर नहीं है, अब तो 1 महीना भी शेष नहीं बचा। अगले महीने में एसआई का एग्जाम आने वाला है और देखेंगे कितना है भाई साहब दम आपके पढ़ाने में और हमारे
पढ़ने में, मतलब छात्रों के पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में, वो उस चीज का एनालिसिस उसी दिन करेंगे मेरे भाई। उससे पहले कुछ नहीं कहूंगा। चलिए अब भाई साहब क्या करते हैं आगे चल के, ये आ गए देखो आपके जलवायु प्रदेश। मैंने क्या कहा, जो जलवायु प्रदेश है वो शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा 0 से 20, और भौतिक प्रदेश कौन सा रहेगा, तो वो मरुस्थल रहेगा, बिल्कुल। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा 20 से 40, भौतिक प्रदेश कौन सा रहेगा, तो ये भी मरुस्थल, क्योंकि शुष्क और अर्धशुष्क दोनों किसके पोर्शन हैं, मरुस्थल के। उपाद्र जलवायु प्रदेश में 40 से 60 भौतिक प्रदेश रहेगा, अरावली। आर्द्र जलवायु प्रदेश में 60 से 80 भौतिक प्रदेश रहेगा, पूर्वी मैदानी भाग। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर भौतिक प्रदेश रहेगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसका मतलब एक जलवायु प्रदेश में वो कितनी चीजें पूछ सकता है। जैसे आपने लिया शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा पूछ सकता है, वनस्पति पूछ सकता है, प्रतिनिधि जिला पूछेगा, इसके अलावा भौतिक प्रदेश पूछेगा और विस्तार पूछेगा कि कौन कौन से जिले के अंतर्गत आता है। बोलो डन है मामला, बिल्कुल डन है सर। तो एक एक भौतिक प्रदेश को या एक एक जलवायु प्रदेश को अपन उठाते हैं। यहां सबसे पहले आपके सामने एक जलवायु प्रदेश है मेरे भाइयों, जिसको आप कहेंगे क्या, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें यहां ध्यान रखनी है, पहले तो ये ध्यान रहे। जी गुरु जी बताइए। तो सबसे पहले तो मेरे भाइयों इसमें आपके वर्षा का औसत क्या है, ठीक है सर। वर्षा के बाद आपको ध्यान रखनी है मेरे भाइयों इसके अंतर्गत वनस्पति कौन सी रहेगी, ठीक है सर। वनस्पति के बाद आपको ध्यान रखना है भाई साहब यहाँ पे आपका प्रतिनिधि जिला कौन सा, भाई साहब प्रतिनिधि जिला कौन सा रहने वाला है, ठीक है सर। और इसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों प्रतिनिधि जिले के बाद कि ये आपका जलवायु प्रदेश राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में आएगा। कौन सा वाला जलवायु प्रदेश है मेरे भाइयों, वो ध्यान रहे आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। तो यह सबसे पहली बात, जब वर्षा के लिए आप जाएंगे शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो बेटा जो वर्षा आपको मिलने वाली है, जी सर, ये आपको मिलेगी 0 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति में पहले ही बता चुका हूं आपको, यहां जो वनस्पति मिलेगी उसे आप कहेंगे जीरोफाइट्स, या इसी वनस्पति को बोला जाता है मरुदभिद, जीरोफाइट्स या मरुदभिद वनस्पति। ओके सर। फिर प्रतिनिधि जिला जो रहेगा मेरे भाइयों वो कौन सा रहेगा, तो ध्यान रखना वो रहेगा आपका जैसलमेर। और भौतिक प्रदेश जो रहेगा मेरे भाइयों वो आपका कौन सा रहेगा, तो वो भौतिक प्रदेश जो रहेगा मेरे भाइयों उसे आप कहेंगे बेटा मरुस्थलीय प्रदेश। क्या कहेंगे बेटा, मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये चीजें तो आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछा जाए मेरे भाइयों कि इसका विस्तार कहां पे है, तो बताइए। उस मैपिंग के अंतर्गत मैंने सारी चीजें आपको क्लियर की हैं। जब आपने इस प्रकार से मैपिंग बनाया है, जी गुरुजी, जब आपने बेटा इस प्रकार से मैपिंग बनाया है तो ये वाला एरिया ही तो था शुष्क जलवायु प्रदेश में, राइट सर। तो विस्तार कहां का देखने को मिलेगा, एक तो जिला था आपके पास बाड़मेर, बिल्कुल राइट सर। एक अपने पास जिला था बेटा क्या, जैसलमेर, ओके सर। एक अपने पास जिला था बेटा क्या, फलौदी। और बेटा एक अपने पास जिला था क्या, बीकानेर। तो इसका जो विस्तार रहेगा वो इन जिलों के अंतर्गत रहेगा बेटा, इसे कहेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश। बोलो अब बात समझ में आ रही है ना धीरे धीरे कि शुष्क जलवायु प्रदेश का मीनिंग क्या है, वहां वर्षा क्या रहेगी, वनस्पति क्या रहेगा, प्रतिनिधि जिला क्या रहेगा, भौतिक प्रदेश क्या रहेगा और विस्तार कैसे याद रखना है। एक ही बार में डन है ना मामला, बिल्कुल। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। जोधपुर इसमें नहीं आता है बेटा, जोधपुर अपन अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेश में कवर करने वाले हैं अगले में। आइए तो अगला जो आने वाला है मेरे भाइयों इसे आप क्या कहेंगे, तो बेटा ये जो सेकंड वाला है इसे आप कहेंगे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जब आप चलेंगे तो यह सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ वर्षा का जो औसत है वो क्या रहने वाला है, ठीक सर। वर्षा के अलावा आपसे पूछी जाए कि इसमें वनस्पति कौन सी रहेगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वनस्पति के अलावा आपसे पूछा जाए इसमें प्रतिनिधि जिला कौन सा रहेगा, जी गुरुजी, प्रतिनिधि जिला कौन सा रहेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतिनिधि जिले के अलावा मेरे भाइयों इसमें आपसे पूछा जाए कि भौतिक प्रदेश आपके कौन से रहने वाला है, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बेटा तो यहां पे अपन देखने वाले हैं इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये कि वर्षा का जो एवरेज रहेगा बेटा वो रहेगा 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति इसके अंतर्गत कौन सी आ जाएगी मेरे भाइयों, तो मैंने बताया था आपको स्टेपी वनस्पति आ जाएगी। प्रतिनिधि जिले की बात करें तो वहां पे जैसलमेर था, तो इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, जी सर। और भौतिक प्रदेश इसमें कौन सा रहेगा, तो वही रहेगा मेरे भाइयों आपका मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश में इसमें जो पोर्शन आता है बेटा वो अर्धशुष्क मरुस्थल का आता है, और पहले वाले में जो पोर्शन आता है वो शुष्क मरुस्थल का आता है। फिर भाई साहब इसके विस्तार की बात की जाए आपसे
कि सर इसका विस्तार आपका कहां कहां पे रहने वाला है, इसका कौन कौन से जिले में रहने वाला है, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं हर जगह मैपिंग के सहारे इसीलिए आपको समझाता हूं कि थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाए। ये अपन ने कर लिया, तो विस्तार इसका यहां पे रहने वाला है। अब इसमें आने वाले जिले कौन कौन से रहेंगे, तो घग्गर बेसिन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, जिसमें 2 जिले आप ऐड करेंगे, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, बिल्कुल सर। फिर इधर की तरफ चलेंगे तो आपका चूरू आ जाएगा, फिर और चलेंगे तो आपका झुंझुनू आ जाएगा, और फिर और चलेंगे तो मेरे भाइयों सीकर आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे तो यहां पे नागौर आ जाएगा, फिर और चलेंगे तो डीडवाना कुचामन इसमें आ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पाली ऐड करेंगे आप, इधर से आप जोधपुर ऐड करेंगे इसमें, इधर की तरफ से आप बालोतरा ऐड करेंगे जी गुरुजी, और एक आप जिला ऐड करेंगे जिसे आप कहेंगे जालौर। क्या कहेंगे, जालौर। तो ये वाले जो जिले रहेंगे, मतलब आपके 11 जिले मैंने बताए थे, तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 और 4 11, ये जो जिले रहेंगे मेरे भाइयों, इनमें आपका विस्तार रहने वाला है। किसका बेटा, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का इसमें क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। बोलो बात क्लियर है मेरे भाइयों? अगर क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ाते हैं इस बात को। चलिए, बहुत बढ़िया जी सर, जी ओके मेरे भाइयों। तो यहां पे जो आपने 20 से 40 सेंटीमीटर स्टेपी वनस्पति रहेगी, प्रतिनिधि जिला जोधपुर रहेगा, और मरुस्थलीय प्रदेश रहेगा इसके अंतर्गत। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगली बात पर। ओके सर, और अगली बात अपने पास कौन सा जलवायु प्रदेश आ जाता है, तो जिसे आप कहेंगे बेटा उपाद्र जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश रहेगा, उपाद्र जलवायु प्रदेश। और उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले आप वर्षा को टारगेट करेंगे, फिर मेरे भाइयों आप वनस्पति को टारगेट करेंगे, इसके अलावा फिर मेरे भाइयों आप प्रतिनिधि जिले को टारगेट करेंगे कि प्रतिनिधि जिला कौन सा रहने वाला है। ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों आप भौतिक प्रदेश को टारगेट करेंगे कि इसमें भौतिक प्रदेश कौन सा रहने वाला है। ओके, डन। और मेरे भाइयों इसके बाद अपन आएंगे किसको लेकर, विस्तार को लेकर। तो लगभग अरावली वाला बेल्ट पूरा आएगा, इसमें विस्तार के अंतर्गत कौन कौन से रहेंगे वो अपन देखेंगे। आइए, तो मेरे भाइयों अपन कहां तक पहुंच गए वो वापस से एक बार देख लो। ये अपन ने कर लिया जी गुरुजी, ये अपन ने कवर कर लिया। अब अपन चलने वाले हैं यहां, तो इसमें विस्तार में क्या क्या रहेगा वो भी अपन कवर करेंगे अभी। तो सबसे पहली बात तो ये, वर्षा में अपन 40 तक आ गए, तो इसमें रहेगी बेटा 40 से 60 सेंटीमीटर। वनस्पति जो रहेगी मेरे भाइयों, अरावली बेल्ट में अपन चल रहे, तो यहां जो वनस्पति रहेगी इसमें वो रहेगी आपकी पर्वतीय वनस्पति। प्रतिनिधि जो जिला आपको चुनना है मेरे भाइयों, वो किसको चुनेंगे, जयपुर को। और भौतिक प्रदेश जो रहने वाला है इसमें वो रहेगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा रहेगा बेटा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ओके सर। अब जिले कैसे कैसे रखने हैं आपको बताइए। तो सीकर तक आप आ गए थे, बिल्कुल आ गए थे सर। तो सीकर से आगे बढ़ाते हैं भाई साहब इसमें। तो एक जिला आता है आपके पास कोटपुतली बहरोड। बेटा कौन सा आता है, कोटपुतली बहरोड आता है जी गुरुजी। फिर बेटा एक जिला आता है आपके पास खैरथल तिजारा। कौन सा आता है, खैरथल तिजारा, राइट सर। और इसके बाद एक जिला आता है आपके पास अलवर। तो 3 तो यहां से ले लेंगे, टोटल 7 ही आने हैं इसमें। नीचे की तरफ जाएंगे तो अंदर चला गया है कौन, जयपुर। जयपुर के साइड में पड़ेगा अजमेर, और अजमेर से जो अलग हुआ है उसे भी ले लेंगे ब्यावर। और एक जिला आपका रहने वाला है जिसे आप कहेंगे राजसमंद। तो ऐसे करके मेरे भाइयों उपाद्र जलवायु प्रदेश का जो विस्तार रहेगा वो इन जिलों के अंतर्गत आपका आने वाला है। इसके बाद उपाद्र के बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो अगला जो जलवायु प्रदेश आएगा मेरे भाइयों, उसे आप क्या कहने वाले हैं, तो बेटा वो आपका रहेगा कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जब आप चलोगे तो यहां सबसे पहली बात तो ये सर कि इसमें वर्षा, अब अपन 60 तक आ गए, बिल्कुल आ गए सर। इसमें वनस्पति बिल्कुल देखने वाले हैं, वनस्पति क्या रहेगी। दूसरी बात मेरे भाइयों, इसमें प्रतिनिधि जिला वो भी अपन देखने वाले हैं कि प्रतिनिधि जिला क्या रहने वाला है। ओके सर। और इसके अलावा मेरे भाइयों भौतिक प्रदेश, क्या भौतिक प्रदेश कौन सा रहेगा, जी गुरुजी। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा अपन बात करेंगे किसको लेकर, विस्तार को लेकर, कि विस्तार के अंतर्गत कौन कौन आने वाला है। तो बेटा विस्तार के अंतर्गत फिर आप देखो, अब आर्द्र में जब आई गए हो तो बताइए कितने जिले यहां रहने वाले हैं। ये अपन ने देख ही लिया शुष्क, ये अपन ने देख ही लिया अर्धशुष्क, ये अपन ने देख ही लिया उपाद्र। अब जो अपन बात करने वाले ये रहेगा मेरे भाइयों कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सबसे पहली बात तो यहां पे बेटा ये कि वर्षा जो रहेगी अपन 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 तक आ गए थे, बिल्कुल राइट सर। तो इसमें रहेगी 60 से 80। वनस्पति जो रहेगी इसमें वो आपकी रखनी है आपको पर्णपाती या मानसूनी, जी गुरुजी। पर्णपाती या मानसूनी, या आप कहेंगे पतझड़।
पर्णपाती, मानसूनी या पतझड़ वनस्पति इसमें रहने वाली है। प्रतिनिधि जिला इधर कौन सा रहेगा, तो ध्यान रखना सवाई माधोपुर रहने वाला है प्रतिनिधि जिला। ओके सर। और बात आती है भौतिक प्रदेश की, तो बेटा इसमें जो भौतिक प्रदेश आपका रहेगा वो रहेगा मेरे भाइयों पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा भौतिक प्रदेश रहेगा बेटा, पूर्वी मैदानी भाग। ओके सर, डन। अब रही बात विस्तार की, तो देखो आप कहां तक आ गए थे, अलवर तक तो आ ही गए थे, बिल्कुल राइट सर। तो भाई साहब ये डी, ओके गुरुजी। ये आपका भरतपुर, ठीक है सर। ये आपका इधर धौलपुर, डन गुरुजी। ये आपका करौली, ओके सर। ये आपका सवाई माधोपुर, ठीक है सर। इधर की तरफ अंदर जाएंगे तो ये टोंक, और यहां पे आ जाता है दौसा, गजब की बात गुरुजी। इधर जाएंगे तो ये भीलवाड़ा, इधर की तरफ से टच करेंगे तो चित्तौड़गढ़, यहां पे आप बात करेंगे मेरे से तो उदयपुर, और भाई साहब यहां पे एक जिला जो उदयपुर से अलग हुआ है सलुम्बर। मतलब मैंने कहा था 11 होने चाहिए, तो बताइए 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11। भाई साहब चीजें इजी हैं, अगर इजी तरीके से उनको परोसा जाए और पढ़ा जाए तो टफ नहीं है। ये क्वेश्चन उस दिन मजा देने वाला है जिस दिन ये पूछा जाएगा कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जलों का सही समूह क्या है, उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जलों का सही समूह क्या है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जलों का सही समूह क्या है। तो जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने इसको इस तरीके से पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन की प्रकृति क्या कह रही है मेरे भाइयों, और इसका आंसर क्या हमें करना है। एक बात बताइए, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। अपना एक लास्ट जलवायु प्रदेश और बचा है जिसे अपन कहेंगे अति आर्द्र, लेकिन उससे पहले मैं आपकी कमेंट लेना चाहूंगा मेरे भाइयों। पहले मेरे को यह बताओ कि यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं आज बात करने वाला हूं आपसे सर आपकी बुक का क्या रहा, बिल्कुल सारी चीजों के मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, वो लास्ट में अपन बात करेंगे। आज 5 मिनट आप बेफिक्र रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम सर। चलिए मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा बेटा, आपके जो भी कमेंट हैं बुक को लेकर, अन्य चीजों को लेकर, आप बेफिक्र रहिए। चलिए तो सुनिए, पहले ये बात सुन लीजिए, फिर अपन के पास एक जलवायु प्रदेश और रहा है आर्द्र के बाद कौन सा बेटा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। बुक की जो बात है मेरे भाइयों उस पर कार्य आपका चल रहा है, इसी दिन मैं आपको दिखाने वाला भी हूं क्या वो कार्य कहां तक पहुंच चुका है, आप बेफिक्र रहिए। और मुझे लगता है कि जो कंटेंट वाली बुक है अपनी, जो 2026 के नवीन डाटा के सहित जो आंकड़े अपन ने उपलब्ध किए हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग ये बुक आपकी लास्ट 15 से 20 दिन के अंतर्गत तैयार हो जानी चाहिए मेरे भाइयों। डेट में फिक्स दूंगा नहीं, क्योंकि अगर उस डेट पे मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया तो कहीं ना कहीं आप ये समझेंगे कि गौरव गुरुजी ने जो डेट बताई थी उस पर खरे नहीं उतरे। तो डेट अभी मैं बताने वाला नहीं हूं, लेकिन काम चालू हो चुका है। मुझे लगेगा लास्ट 15 या 20 दिन उसमें लगना चाहिए। पूरा अपडेट कर दिया गया है, पूरा की पूरा डाटा मेरे भाइयों 2026 के अकॉर्डिंग, आप बेफिक्र रहें। उससे पहले मैं आपको पीवाईक्यू वाली जो बुक है वो आपके हाथों में पहुंचवा दूंगा, वो बेफिक्र रहिए आप। 10 या 12 दिन के अंतर्गत वो आपके हाथों के अंतर्गत होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा होली की छुट्टियों में ज्यादा दिन के लिए गांव चला गया था, तो इसलिए काम थोड़ा पेंडिंग में रह गया। बाकी वो 10-12 दिन के अंतर्गत आपके पास पहुंच जाएगी पीवाईक्यू वाली बुक। तो जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाइयों, मैं तो एक बार और ये कहना चाहूंगा कि पीवाईक्यू निकालने से पहले जो जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए उनको एक बार और अच्छे से पढ़ना, उसी के बाद पीवाईक्यू निकालना। क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे होते नहीं है तो आप नकारात्मक सोच में चले जाते हैं कि यार मेरे से तो ये हो ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मेरा ये मानना है, मेरे खुद के ये विचार है कि आप उस कंटेंट को 2 या 3 बार आप एक बार स्टडी करें अच्छे तरीके से, और उसके बाद पीवाईक्यू निकालें। और कैसे आपको अध्ययन रखना है ज्योग्राफी के अंतर्गत, उसके लिए मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, आप बेफिक्र रहिए सर इंडिया ज्योग्राफी बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों। मुझे डेट याद नहीं है, पीएसआई एग्जाम के लिए मैंने इंडिया ज्योग्राफी की क्लास लगाई है, मुझे शायद डेट कंफर्म नहीं है मेरी। एक तो कल क्लास आ रही है मेरे भाइयों, पीएसआई की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे भाइयों उनके लिए एक खुशखबरी कि राजस्थान ज्योग्राफी की मेरे भाइयों कम से कम 150 क्वेश्चनों की एक मैराथन क्लास आपकी कल होने के लिए जा रही है। वो ध्यान रहे आपको, दिन के साथ 2 बजे के अंतर्गत चालू होगी, वो शेड्यूल डल चुका है, 2 बजे से चालू होगी। मतलब आपके दोपहर के टाइम पे 2 बजे से, पीएम आप बोल सकते हैं 2 PM से चालू होगी मेरे भाइयों कल पीएसआई वाली। आपने जितने भी ये टॉपिक पढ़ लिए उनमें आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पे मैं कराने वाला हूं, तो एक तो वहां पे आप जुड़ना ना भूलें 2 बजे वाली क्लास के अंतर्गत। और दूसरी बात ये, उसके बाद उस शेड्यूल में आप देखेंगे तो मेरी इंडिया ज्योग्राफी की भी क्लास वहां पे लगी हुई है, आप बेफिक्र रहे।
और उसके बाद उस शेड्यूल में नीचे की तरफ जाएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास वहां पे लगी हुई है। तो इंडिया ज्योग्राफी को भी आपको वहां से पढ़ने के लिए या फिर आपके एमसीक्यूज के हिसाब से समझने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प वहां से मिल जाएगी मेरे भाइयों। तो सारी चीजें रहेंगी, पर लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो अच्छा पढ़ने के लिए टाइम तो लगता है यार, और ऐसा भी नहीं कि अपन तेज स्पीड में रखें इन चीजों को जो समझ में नहीं आए, तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे अपन, लेकिन पूरा कवर करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। हाँ, मैं भरतपुर से हूं विक्रम जी, और भरतपुर क्या, मैं तो आपके बीच में से ही हूं, आप जैसा ही एक इंसान हूं, कोई अलग से नहीं हूं मेरे भाई। तो बेफिक्र रहे आप, ये हमारे बारे में जानने से ज्यादा अच्छा है मेरे भाइयों। मैं आप जैसा ही हूं बेटा, कोई कहीं अलग से नहीं हूं। चलिए बिल्कुल सारी चीजें होंगी बेटा, मिट्टी भी होगी, खनिज भी होगा, सब कुछ होंगे, आप बेफिक्र रहिए। और आप पढ़ने के बाद ये महसूस करेंगे कि वास्तव में बहुत मजा आया पढ़ने के साथ, गौरव सर के साथ। बेफिक्र रहिए। कल हमारे लक्ष्य परिवार के अंतर्गत मेरे भाइयों आपका एक जो हम नया ऑफलाइन बैच आपका शुरू होने के लिए जा रहा है, कल आपके लक्ष्य परिवार के अंतर्गत वहां आपके लिए क्लास में मैं उपलब्ध रहूंगा। तो जो जो बच्चे अपन को यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे भाइयों, वो कल अपने ऑफलाइन वाले बैच में पधारे, और जो भी आपका कोई भी क्यूरीज हो, जो भी आपका कोई भी कंफ्यूज हो, जो भी आपकी कोई बात हो मेरे भाइयों, वो आप मेरे से वहां पे कर सकते हैं बेफिक्र होके। आप मेरे वहां पे मतलब ऑफलाइन वाले बैच के अंतर्गत से जैसे मैं क्लास छोड़ूंगा या क्लास के अंतर्गत एंट्री करूंगा, तो आप मेरे सामने आपकी जो भी समस्याएं उनको रख सकते हैं, मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं मेरे भाइयों, और किस प्रकार से अध्ययन करना है उसके बारे में भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आपका ये मैंने किताब के लिए बता चुका हूं कि 10-20 दिन का टाइम लगेगा, और उससे पहले मैं आपको ये कह ही चुका हूं कि पीवाईक्यू वाली बुक आपके हाथ में थमा दूंगा, जिससे अपन ने जो जो टॉपिक पढ़ लिए उनको आप कंटिन्यूअस, उनको जैसे एक पहला टॉपिक अपन ने स्थिति विस्तार किया, तो वो टॉपिक वाइज मैं आपको बना रहा हूं विद थ्योरेटिकल, मतलब उसका क्वेश्चन का नीचे सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आपको वो बुक मिलेगी। तो उसमें से क्या है, आप क्वेश्चन भी करें और नीचे सॉल्यूशन को भी देखते रहें। ओके ठीक है। चलिए तो मेरे भाइयों अपना एक लास्ट जलवायु प्रदेश और बच रहा था मेरे भाइयों, जीज, और आर्द्र के बाद अगला जो जलवायु प्रदेश आएगा बेटा, वो आपका रहने वाला है कौन सा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत तो यार आप बताओगे तो मुझे ज्यादा खुशी रहेगी कि इसमें वर्षा का एवरेज क्या रहने वाला है जी गुरु जी, इसके अंतर्गत वनस्पति कौन सी रहने वाली है, आप बताओ कमेंट करके एक एक पॉइंट को। इसके अलावा इसमें जो प्रतिनिधि जिला है मेरे भाइयों, प्रतिनिधि जिला कौन सा रहने वाला है जी गुरु जी, प्रतिनिधि जिला। और इसके अंतर्गत मेरे भाइयों ये भी ध्यान रहे आपको कि भौतिक प्रदेश आपका कौन सा आने वाला है जी गुरु जी। और लास्ट में मैं इसमें बात करने वाला हूं किसको लेकर, विस्तार को लेकर के, इसका विस्तार कहां पे रहेगा। तो विस्तार की जो बात है वो लास्ट में पहुंच चुकी है बिल्कुल जी गुरुजी, और लास्ट में पहुंच चुकी है। तो मेरे भाइयों यहां तक आप देख लीजिए, ये जो विस्तार की बात रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी लास्ट वाले में। अब बताइए वर्षा, आप खुद बताइए। वेरी गुड बेटा, 80 से 120 रहेगी। ओके बहुत बढ़िया बेटा। तो वर्षा का जो डाटा है इसमें 80 से 120। अब चलिए ये बताइए मेरे को वनस्पति कौन सी रहेगी, जल्दी से बताओ कि वेजिटेशन इसमें कौन सा रहने वाला है। और भी कोई आपका कमेंट होगा मेरे को कर दीजिएगा, आप बेफिक्र रहिए, इसको खत्म करते हैं पहले, फिर और बात कर लूंगा मैं आपसे बिल्कुल। तो वेजिटेशन जो इसमें रहेगी बेटा, वो आपका कमेंट नहीं आया, चलो मैं बता देता हूं ये वाली बात, ध्यान रखना। ये वेजिटेशन यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगी सवाना वनस्पति। प्रतिनिधि जिला जो इसके अंतर्गत चुना गया है मेरे भाइयों, वो किसको चुना गया है, तो ध्यान रखना झालावाड़ को चुना गया है। भौतिक प्रदेश में कौन रहेगा बेटा, तो ये आपका आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत जो रहेगा वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग रहेगा। अब रही विस्तार की बात, तो शुरुआत में 4 जिले थे, इसमें रहेंगे कितने, 8 जिले बेटा। अब 8 जिले कौन कौन से रहेंगे, पूरा हाड़ौती रहेगा, हाड़ौती को कवर करेंगे, जैसे बूंदी रह गया जी सर, जैसे आपका कोटा आ गया, इधर की तरफ से आपका बारा आ गया, और इधर की तरफ से आपका झालावाड़ आ गया। फिर दक्षिण राजस्थान के 3 जिले कवर करने हैं आपको, जैसे ये बांसवाड़ा आ गया, इधर की तरफ से आप चलेंगे तो ये प्रतापगढ़ आ गया, इधर की तरफ से चलेंगे तो डूंगरपुर आ गया, और एक जिला इसमें और ऐड करना है जिसको आप कहेंगे क्या, सिरोही। तो मेरे भाइयों आज जो मैंने आपको कराया था ये सामान्य जलवायु वर्गीकरण था। मैं फिर कहूंगा मेरे भाइयों, जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है इसमें से क्वेश्चन खूब टाइप के आते हैं मेरे भाइयों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने यहां 2 मैपों में ही समझा दी थी ये पूरी की पूरी बात, कि आपका जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है इसमें जो वर्षा का एवरेज रहेगा मेरे भाइयों वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। इनके नाम इस प्रकार से रहेंगे, वर्षा के आधार पर दिए गए, शुष्क, अर्शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। वर्षा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120। वेजिटेशन की बात करेंगे तो वेजिटेशन रहेगा जीरोफाइट्स, स्टेपी मेरे भाइयों, पर्वतीय वनस्पति, पर्णपाती, पतझड़ या मानसूनी और सवाना वनस्पति। प्रतिनिधि जिले की बात करेंगे तो जाजा वाले 3 रहेंगे, जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, फिर सवाई माधोपुर और झालावाड़, नहीं है क्या। फिर बेटा मैंने इसके बाद ये भी आपको बताया कि विस्तार कैसे निकालना है, तो वो भी ईजी था। शुरुआत में 4 जिले रहेंगे तो 4 का दुगना लास्ट में 8 कर देना, फिर दोनों के साइड में 11-11 रहेंगे, बीच वाले में 7 रहेंगे। अब देखो मैप की अगर नॉलेज होगी तो ये जिले इजी गोइंग याद हो जाएंगे आपको, नहीं है क्या, बिल्कुल।
सर सिलेबस कब तक होगा? सिलेबस बेटा अपन को कोई जल्दी है नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा जिन जिन भाइयों के जैसे जैसे एग्जाम है उससे पहले पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिलेबस कंप्लीट आपका करा दूं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा मेरे भाइयों, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो बेटा आज जो अपन ने देखा था ये अपना चला था जलवायु का कौन सा वर्गीकरण मेरे भाइयों? सामान्य वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण था बेटा? ये जलवायु का सामान्य वर्गीकरण था, बिल्कुल। और ये हमारी जो आपके लक्ष्य प्रवार की जो पीवाई की सीरीज चल रही है मेरे भाइयों, ये उतनी इंपॉर्टेंट है बेटा जितना आप कंटेंट पढ़ रहे हो ना, उससे ज्यादा मैं इसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि कंटेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन की प्रकृति आपके परीक्षा में क्या रहने वाली है, किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, वो सारी चीज अगर आपको एक ही जगह देखनी है और वो भी आपके सब्जेक्ट वाइज देखनी है और सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज देखनी है, तो उसके लिए लक्ष्य प्रवार लेकर आया है पूरी सीरीज पीवाई क्योंकि मेरे भाइयों, जिसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल का थोड़ा सा पेंडिंग है, बस थोड़ा सा समय और दीजिए, क्योंकि समय उसी चीज में लगता है जो सबसे बेहतर होती है। आप बेफिक्र रहिए, आपके जब हाथ में पहुंचेगी तो आपको भी लगेगा कि काफी मेहनत की गई है इस पे। राजस्थान के इतिहास की उपलब्ध है, राजस्थान की कला संस्कृति, राजव्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग की, किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी इसे आप परचेज कर सकते हैं मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों आज का जो अपन का सेशन था वो क्लाइमेट को लेकर था, और क्लाइमेट को लेकर जो ये सेशन था मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत मैंने आपके लिए सिर्फ राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण पढ़ाया है, जिसमें कितने टाइप आए हैं बेटा? ध्यान रहे 5 टाइप आए हैं। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा की। पहले तो अभी मैं क्लास को क्लोज नहीं कर रहा हूं, पहले आप एक बार मेरे को कमेंट करके ये बताएं कि भाई साहब आज का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण मैंने कराया है इसमें से कभी क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे ना आप? एक ही बार में पूरा समझ में आ गया ना कि अगर शुष्क पूछेगा तो हमको कौन से जिले रखने हैं, अर्धशुष्क में कौन से रखने हैं, उपाद्र में कौन से रखने हैं? एक बार कमेंट करके पहले मेरे को बताओ कि हाँ सर एक ही बार में पूरा समझ में आ गया। फिर कल क्या है जिससे कल अपन पढ़ेंगे ना, तो वो रहेगा जलवायु का ऋतु के आधार पर वर्गीकरण, जहां पे 4 ऋतुओं पर अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ग्रीष्म ऋतु, सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद और फिर शीत ऋतु, है ना जी। बेटा ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी ये सामान्य जलवायु वर्गीकरण हुआ है मेरे भाइयों। इसके बाद ऋतु के आधार पर जलवायु वर्गीकरण आएगा, जिसमें 4 ऋतु अपन रखने वाले हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु में भी 3 घटनाएं रहेंगी, लू, आंधी, भभुल्या। वर्षा ऋतु में 1 घटना रहेगी जिसको आप मानसून कहेंगे। शरद ऋतु के अंतर्गत 2 घटनाएं रहेंगी, मानसून का प्रत्यावर्तन और अक्टूबर की गर्मी। और शीत ऋतु के अंतर्गत 2 घटनाएं रहेंगी, मावठ और शीतलहर। तो ये ऋतु के आधार पर जो जलवायु वर्गीकरण है ये तो सबसे बड़ा वर्गीकरण रहने वाला है, बिल्कुल। तो मेरे भाइयों आज के सेशन को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के सेशन में जो आपने सामान्य जलवायु वर्गीकरण पढ़ा ये आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव मिलता है आपके कमेंटों से कि चलो हमारे बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में तो आ रहा है, लक्ष्य परिवार के द्वारा किया गया कार्य उनके लिए सराहनीय तो है। तो ये भी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सेशन के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।